ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसको। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो बेटा ये क्या है, 3/2 पीवी या फिर 3/2 एनआरटी, ये दोनों क्या है बेटा? ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, पूरी गैस के लिए। ठीक है, पूरी गैस के लिए है, लेकिन हमें सिर्फ वन मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, तो वो कितना आया था? सो फॉर वन मॉलिक्यूल वी कैन राइट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पर आप लिख सकते हो के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी फॉर टेम्परेचर। बेटा ये जो टेम्परेचर आप लिख रहे हैं ये आपको केल्विन में लिखना है। ठीक है, केल्विन में ही लिखना है, रिमेंबर। so this is also a very very important formula, don't forget it। ठीक है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरी गैस की बात करें तो 3/2 एनआरटी, और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें तो 3/2 केटी। ठीक है, और एक और बात, यदि प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो बेटा हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो एनआरटी की जगह पीवी डाल देना। ठीक है, यहां तक सब लोग एग्री है? सर वी वोंट टेक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एज हीट राइट, क्योंकि वो रोटेशन नहीं इंक्लूड होता राइट। नहीं बेटा, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल हीट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो चीजें आपको पता चलेंगी थोड़ी देर के बाद। ओके, ओके सर। या सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट काइनेटिक एनर्जी, नथिंग एल्स। या चलिए दोस्तों, तो ये इतना आपको आज समझ। हाँ बेटा, यस। सर आज का फर्स्ट स्लाइड है। हाँ बेटा, यही से स्टार्ट हुआ है। आज के लिए मैंने बस ये दो फॉर्मूलाज लिखे हैं और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ओके सर। एक्चुअली ये फॉर्मूला तो लास्ट क्लास में लिखा हुआ था, बस लिखा है कि ये ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ गैस है। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये एक मॉलिक्यूल के लिए लिख लिया हमने। फॉर सिंगल मॉलिक्यूल इट विल बी 3/2 kT। ओके दोस्तों, क्लियर है? सबको समझ आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए दोस्तों, इतना सबको समझ में आया। अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ देखा था, क्या देखा था? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर ये वी स्क्वायर क्या होता था? वी स्क्वायर को इस ऐसे ब्रैकेट में लिखा है हमने, है ना? तो इस ब्रैकेट में यदि वी स्क्वायर लिखा है तो इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड कैसे फाइंड करते हैं मीन स्क्वायर स्पीड? तो देखो, जिससे कि किसी चीज का मीन फाइंड करना है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन करते जाएंगे n तक, डिवाइड बाय कितना आ रहा है? तो n आ रहा है, तो वो सबको ऐड कर लोगे आप, है ना? तो टोटल n टाइम्स है ना, तो n टाइम्स से डिवाइड कर लिया। ये क्या हो गया बेटा? ये a का एवरेज मिल गया। तो इसी तरह से आपको मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए, तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर सो ऑन करते जाओ सबका, vn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये होता है मीन स्क्वायर स्पीड। बेटा आपको समझ में आया ये क्या होता है मीन स्क्वायर स्पीड? ठीक है, इस तरह से हमने वहां पर लिखा था। ओके, सो अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की एंड आरएमएस स्पीड की, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, सो बेटा जो कुछ भी ऊपर किया है यहां से आप ले सकते हैं। बेटा देखिए ये क्या था, यहाँ पर आपको पता चला कि P इज इक्वल्स टू एम अपॉन 3V, वी फॉर वॉल्यूम, है ना? या फिर आप इसके नीचे वाला भी फॉर्मूला ले सकते हैं। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, so चलिए यहाँ पर बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। ठीक है, तो लिखिए बेटा, हम जानते हैं प्रेशर क्या आ गया था? 3P अपॉन रॉ इंटू मीन स्क्वायर स्पीड, ये आया था। तो यहां से हम लोगों को पता चलेगा मीन स्क्वायर स्पीड, इसका फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, ओ यहाँ पर गलत लिख लिया मैंने, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दिया, एक मिनट। P इज इक्वल्स टू
या अभी ठीक है ना? तो यहाँ से इसका फॉर्मूला मिल जाएगा 3p अपॉन रॉ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीन स्क्वायर स्पीड। इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉपरली बेटा, इसको आपको स्टार मार्क करना है क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि जो मीन स्क्वायर स्पीड आया उसका आपने रूट ले लिया, वो क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसलिए इसको वी आर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, रूट लगा लो इस मीन स्क्वायर स्पीड पर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3p अपॉन रॉ। ठीक है बच्चों, रूट ऑफ 3p अपॉन रॉ, ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको। दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना बेटा। टुडेज लेक्चर स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली। देखो किसी का मिस हुआ है तो देख लो बेटा, यहीं से स्टार्ट हुआ है आज का लेक्चर। ठीक है, यहाँ से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से, और यही फॉर्मूला लिखा है हमने बस, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास। इफ एनीवन मिस्ड, राइट डाउन दिस या टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है दोस्तों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके बच्चों, तो यहीं से स्टार्ट किया था, इसलिए कुछ जूम इन जूम आउट की भी जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ यही आपको स्क्रीनशॉट लेना है, दैट्स इट। उससे ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपने लास्ट क्लास लिखा हुआ था। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड के अदर फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं, है ना? अदर फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं? तो बेटा आपके पास और भी फॉर्मूला थे क्या? ये है ना, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है रॉ। रॉ को आप लिख सकते हो मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इस पी की जगह कुछ और लिख सकते हो। आपको ये फॉर्मूला पता है, पीएम इज इक्वल्स टू रॉ आर टी। यस दोस्तों, डू नो दिस फॉर्मूला? यस सर। यस, तो क्या मैं पी अपॉन रॉ की वैल्यू को आर टी बाय एम लिख सकता हूँ? यस बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यस आपने, तो सर। इसलिए आपको वी आर एम एस का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज 3 RT बाय एम। एंड दिस एम इज व्हाट, मोलर मास, है ना, मोलर मास है ये। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो आप। तो कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बेटा? किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में ये फॉर्मूला आ गया, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ 3p अपॉन रॉ, दूसरा आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आ गया रूट 3 RT अपॉन एम। लेकिन आप जानते हैं कि आप जो है वो मॉलर वेट को नहीं ले, एक मिनट यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया मैंने। आप इसको लिख सकते हो मोलर मास, दैट विल बी बेटर, राइट? यानी कि 1 मोल गैस का मास कितना है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनी एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? No, sir. ठीक है, No, sir. ओके। अब बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं। बेटा सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो वो हो जाएगा रूट 3 KT डिवाइड बाय स्मॉल एम। ठीक है, रूट 3 KT बाय स्मॉल एम। और स्मॉल एम क्या है बेटा? स्मॉल एम इज जस्ट मास ऑफ गैस, इट इज नॉट मोलर मास, इट इज जस्ट मास। ओके, तो स्मॉल एम इज मास ऑफ द गैस। मतलब गैस का कितना मास लिया आपने, 1 ग्राम गैस लिए, 2 ग्राम गैस लिए, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर, वी कैन से मोलर वेट। ओके, या एक एक मॉलिक्यूल के वेट पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने आर को के में कन्वर्ट किया है, आपने आर को के में कन्वर्ट किया है ना, तो उसकी वजह से इस तरह से आया। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? और ये सेकंड फॉर्मूला 1 मॉलिक्यूल के लिए है ना? हाँ बेटा, दिस इज फॉर, या
तो इट इज आरएमएस स्पीड फॉर अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। और ये किसके लिए बेटा? तो ये वाला है आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। तो आप देख सकते हैं टोटल मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं। फर्स्ट 2 formulas are for gas and the last formula is RMS speed for a molecule of gas. Okay. या बेटा R को K में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, R अपॉन Na दैट इज इक्वल टू K, राइट। Na क्या होता है? Na होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आप सबको पता है। क्लियर बच्चों? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने नोट किया सबने? ठीक है। तो यही 3 पॉसिबल फॉर्मूलाज थे और इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। एक्चुअली बेटा हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है क्या? पहले तो ये बात है ना। बेटा देखो यहाँ पर ये ना, यहाँ पर आप मॉलिक्यूल ऑफ गैस को हटा दो तो भी चलेगा। अब फॉर अ गैस ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों? रीजन बताता हूँ। बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड है क्या? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स की स्क्वायर स्पीड का हमने मीन लिया और फिर उसका रूट लिया। तो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक मॉलिक्यूल के लिए बोलो या पूरी गैस के लिए बोलो, बात तो वही है ना। स्पीड थोड़े ना चेंज होती है, वो तो उसकी कांस्टेंट ही रहती है ना। यस दोस्तों। बेटा Yes, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, ये मीन है बेटा उसका। तो ये चाहे गैस की बात करो चाहे एक मॉलिक्यूल की, तो वो सेम ही रहता है। लेकिन आपको क्या है कि मास ऑफ द गैस दिया है। क्या दिया है? मास ऑफ द गैस। और ये के क्या है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बेसिकली हम एक और काम कर सकते हैं। आप एक और काम कर सकते हो बेटा। क्या कर सकते हो? यहाँ पर ये जितने भी फॉर्मूलाज है इन सबको एक साथ लिख सकते हो, है ना। इन सबको एक साथ लिख सकते हो। हेंस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, ठीक है। तो पूरे गैस गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, वही मॉलिक्यूल के लिए भी होती है। एक ही बात है मतलब, क्योंकि हम लोगों ने मीन लिया है और कुछ नहीं, है ना। क्या क्या आया फॉर्मूला? सबसे पहले 3p अपॉन रॉ। दूसरा फॉर्मूला क्या आया? √3 RT बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है बेटा? मोलर मास होता है। तो आप कैपिटल एम मोल लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे गड़बड़ हो जाएगा, आप सिर्फ ऐसे याद रखो कैपिटल एम जो है वो मोलर मास है, ठीक है। और यहाँ पर आता है √3 KT अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है बेटा वो मास ऑफ द गैस होता है। तो देखिए आपके पास इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए। तीनों फॉर्मूलाज को मैंने एक साथ लिख लिया ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में, ठीक है। क्या आप इसको समझ पाए? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके बच्चों, ये तीनों एक साथ लिख लिए। आप भी ऐसे ही लिख लेना, कोई बात नहीं। फॉर्मूला यदि रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिवाइज करते वक्त और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मीन्स वो चीज आप डबल बार रिवाइज करोगे। बेटा के इंटू एन ए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखो, हमारा फॉर्मूला आ रहा था NRT, है ना। NRT। अभी आपने क्या किया? आपने इसने NRT को आप इसको K में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? N को तो लिखोगे मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। R को आप K में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर Na इंटू K लिखेंगे और ये T। अब बेटा ये कैपिटल M है ना, इस कैपिटल M को हम क्या लिख सकते हैं? एनी आइडिया? बेटा ये मोलर मास है, राइट। या तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? या ये नंबर ऑफ मोल्स है ना। यस।
तो Na मोलिक्यूल, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M NaKT, है ना? और यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। एक्चुअली वहां पर ओनली RT था, सॉरी 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 बेटा, वहां पर ओनली RT था। क्या था? RT, हाँ। ये 3RT/m था ना? हाँ, यस। इस RT को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये RT है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ऐसे, ठीक है? RT/m को NaKT/M। अच्छा बेटा, आपको एक बात पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं? 0 to 3 1 यस, यस। तो बेटा आप क्या करोगे कि जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो M और Na इनका रेशियो आपको क्या देगा? मान लिया आपने कि एक मॉलिक्यूल का या इसको हमें कन्वर्ट करना है स्मॉल m में, तो क्या करेंगे बेटा? यस, एनी आइडिया? डिवाइड कर देंगे 6 में। आप ऐसा कर सकते हो, देखो आपके पास लेट्स से Na मॉलिक्यूल्स है, तो आपके पास एक मॉल, वी कैन से कि गैस में कितने सारे, तो हम बोल देंगे एक इनटू जो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो लेट्स से Na मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू Na, तो ये क्या देगा आपको बेटा? ये आपको 1 मोल गैस का मास देगा। यस। यस तो बेटा इस चीज को यदि मैं यहाँ पर डाल दूं तो क्या होगा? समझ पा रहे हो? हेलो, यहाँ पर डाल दूंगा तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा आपका KT/m आएगा। यस। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया है, तो इसलिए आपको इसके डेरिवेशन की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं विद सम इक्वेशन, लाइक PV इज इक्वल्स टू NR, TR को Na में कन्वर्ट किया, वगैरह वगैरह। तो हमें फिजिक्स के लिए इन सारे डेरिवेशंस में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा केमिस्ट्री वाला पार्ट है। अपने को जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। आर यू गेटिंग? और जहां तक मैं जानता हूँ, इस पर मतलब क्वेश्चन भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपकी लाइक फिजिक्स पर बेस्ड हो। क्लियर? ये वाला तो केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, गॉट इट बच्चों? तो इसलिए हम लोग इस वाले चैप्टर में मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं, ज्यादा डेरिवेशंस पे नहीं जाते। ओके, क्या हम आगे बढ़े? यस किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो बेसिकली आप ये याद रख लो, इसमें तीनों फॉर्मूलाज आ गए, राइट? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटा ये सब तो आपको समझ में आया। अब प्रेशर ऑफ गैस हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया। अब मैं बात करता हूं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। क्यों नहीं है पोटेंशियल एनर्जी? कोई बता सकता है रीजन? एनीबॉडी? मॉलिक्यूल्स के पास सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी? कॉन्स्टेंटली मूविंग है ना। ओके, सर और फोर्स ऑफ कुछ? अट्रैक्शन नहीं है। वेरी गुड। ये आइडियल गैस के लिए है। किसके लिए है? आइडियल गैस हम लोग कंसीडर करते हैं। और फॉर आइडियल गैस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवॉल फोर्स होता है, वी विल नेग्लेक्ट दैट। ओके, तो यदि आपस में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो होती है। ठीक है, गॉट यस इट? या तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, आई बात समझ? तो इसलिए हम लोग एनर्जी डेंसिटी को हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? इसको हम लोग चाहें तो E इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो इसको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, काइनेटिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज ऊपर हम लोगों को मिले थे, है ना? यस। तो वो क्या क्या थे? हाफ mv², है ना? हम लोग क्या लिखते थे बेटा? हाफ m, और यहाँ पर वॉल्यूम आ गया नीचे, और ये इस तरह से, यही था ना फॉर्मूला? बेटा ये m/v को क्या मैं रॉ लिख सकता हूँ क्या?
डेंसिटी लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी बच्चों, चलिए एक काम करते हैं, आप ऊपर से फॉर्मूला पिक कीजिए, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? हाफ एम वी स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पर, ये वाला? यस यस। तो इस पे बस आपको वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो जैसे ही वॉल्यूम को डिवाइड करते हो तो वो तो डेंसिटी बन जाता है ना? तो वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज हाफ एम, और ये मीन स्क्वायर स्पीड, तो इसमें आप वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो ये डेंसिटी बन जाएगा। तो ये हाफ रॉ और ये वी स्क्वायर बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एनर्जी डेंसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला तो आप लिख सकते हो हाफ रॉ और ये वी स्क्वायर, दैट इज ओके। इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब इसका मीन स्क्वायर स्पीड के अपने पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उनको यहाँ पर पुट करो। एक तो ये 3p बाय रॉ, इसको रखो, तो 3p बाय रॉ को यहाँ पर रखो, तो क्या मिलता है आपको? तो यदि मैं यहाँ पर हाफ रॉ और यहाँ पर 3p बाय रॉ रख लेता हूँ तो रॉ से रॉ कैंसिल हो जाता है, तो बेटा मेरे को तो मिल रहा है 3p/2। क्या मिल रहा है? 3p/2। तो ये एनर्जी डेंसिटी और दोनों में एक रिलेशन मिल गया अपने को, E इज इक्वल्स टू 3p/2, और आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 2/3E। ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है? एक ही बात है, फॉर्मूला तो एक ही है, बस उसको रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है? क्लियर दोस्तों? सर। व्हाट इज E हियर? E इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी E, that is kinetic energy per unit volume, that's all। हो गया? ये वाला समझ में आया? तो ये प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी में क्या क्या एक रिलेशन आ गया, ठीक है? तो यही सबसे अच्छा वाला फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है? और ज्यादा इससे डेप्थ में जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? भले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, ओके। ये हमें चीजें आपको हाँ बेटा, फिर हमें कुछ पूछ रहे हो? VRMS की जो थर्ड हमें मिला था रूट हाँ D/m, वो नहीं डालना है, वो डाल के इक्वेशन नहीं बनानी। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको देखो ये सिर्फ VRMS के लिए ही याद रखना है, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का जनरली प्रेशर से रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? वैसे आपको एनर्जी डेंसिटी पूछा है ना? और आप लोगों को क्या दिया है, कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया और ये सारी चीजें आपको दे दी है ना? वीआरएमएस की वीआरएमएस आपको दे रखा है, तो आप सिंपल हाफ एम वीआरएमएस का स्क्वायर कर दोगे और उसमें वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे, तो एनर्जी डेंसिटी वैसे ही मिल जाएगी आपको, ठीक है? ये बस प्रेशर से मेनली रिलेशन जो है मैं आपको शो करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है? और इसीलिए इसी के ऊपर मैंने स्टार मार्क लगाया है। कोई दिक्कत नहीं नहीं? सर, एक मिनट कॉपी करने के लिए दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आप आराम से लिखिए, कहाँ से लिखना है? यहीं से? हाँ, एनर्जी डेंसिटी। ओके। सर मैं अभी क्लास ज्वाइन किया सर, मुझे नहीं पता था कि 5 o'clock था सर, तो अभी तक का कितना हुआ है सर? ओके, देख लेते हैं बेटा। स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है? ये यस वाला सर। फॉर्मूला ऊपर वाला तो लास्ट क्लास के लिख दिया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ मेनली, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट। ओवर। यस 150। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट ये वाला बेटा हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे पास पहले वाले फॉर्मूलाज थे उनको ही तोड़ मरोड़ के नए फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, कुछ नया नहीं किया है, ठीक है? आपको बस फॉर्मूलाज याद रखना है और कौन सी क्वांटिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, नीचे का देखेंगे प्लीज। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नीचे चलते हैं। हो हो म्हणजे
ओके डन। नेक्स्ट ये रहा एनर्जी डेंसिटी। सो फॉर एनर्जी डेंसिटी हम लोग बस ट्रांसलेशन ही काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं हाँ ना, बेटा हम सिर्फ उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। रोटेशन क्यों नहीं? नहीं बेटा वो अभी एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अभी तक क्या माना है, हम लोगों ने अभी तक माना है कि सारी जो गैस है वो मोनो एटॉमिक है, ठीक है। और जब मोनो एटॉमिक अच्छा होता है तो बेटा वो छोटे छोटे स्पीयर्स मानते हैं, और स्पीयर की साइज भी नेग्लिजिबल है, रेडियस भी नेग्लिजिबल है, तो ऐसे में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल कर लेते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो आ जाती है, ठीक है। ओके इसके सर। बाद जब हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, उसके बाद से क्या होगा, हम लोग ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी ले लेंगे, मतलब लाइक कोई मॉलिक्यूल है वो एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है ना, यानी कि डायटोमिक पॉलीएटॉमिक, तो फिर उसके लिए जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो वी आर एम एस किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप इसमें देखिए, वी आर एम एस एक तो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर और मोलर मास पर, और वी कैन से मेनली जो टेम्परेचर और मोलर मास है ना, इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, राइट। अच्छा एक और बात बेटा, आप किसी गैस का प्रेशर चेंज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है, यस और नो। यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और प्रेशर चेंज करो तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक चेंज होता है, यानी कि रेशियो ऑफ P upon rho is constant at a constant temperature, मतलब टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है बेटा, तो प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे पता चला, हम जानते हैं बेटा PV इज इक्वल टू एनआरटी, यदि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, और मास तो कांस्टेंट ही है, तो ऐसे में P अपॉन रो दोनों कांस्टेंट रह जाएंगे, यस और नो। यस। यस, तो मैं वही बताना चाहता हूँ बेटा कि प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो जो है हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हमने सेपरेटली नहीं लिखा। हम लोग मेनली किस पर डिपेंड करता है, तो मेनली डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पर और मोलर मास पर, ठीक है। एनी हाउ ये फॉर्मूलाज हैं आपके सामने, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या बेटा हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पूरी तरह से गैस जो है वो फ्रीज हो जाती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या नहीं करते, मोशन नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा हम लोग हमेशा यस मान सर। के चलते हैं, यस। Yes, sir. तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना बेटा, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर एंड वी आर एम एस is proportional to 1 by root of molar mass, ठीक है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, एट एब्सोल्यूट जीरो। बेटा एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 Kelvin. वेरी गुड, एट एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो केल्विन टेम्परेचर, द मोशन ऑफ ऑल molecules of gas, motion of all molecules of gas stops, ठीक है, रुक जाता है, ठीक है। हाँ, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है बेटा, गैस के आइडियल गैस, कोई भी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, लो टेम्परेचर। low नहीं temperature, बेटा, high एट pressure. हाई टेम्परेचर ओह एंड सॉरी सॉरी सॉरी। एट Sorry. हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर का मतलब लो डेंसिटी, सिंपल, क्योंकि मैंने बोला था पी और रो का रेशियो हम लोग कांस्टेंट, यदि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है, ओके। समझ में आ रहा है, Yes, तो sir. हम लोग बोल सकते हैं कि और
at high temperature and low डेंसिटी, दोनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात है, ठीक है, प्रेशर या फिर डेंसिटी, ठीक है। अ रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। बेटा अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा ना ये सारा केमिस्ट्री है, फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है इसमें। ओके डन। यस सर। ओके बच्चों, चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का क्या डेरिवेशन होगा? कुछ नहीं, वो तो मतलब सेल्फ डिफाइंड है ना, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो। और वहां पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो इसलिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लेना पड़ेगा। चलिए ये तो आपको समझ में आया कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर अ रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, रिमेंबर दिस। अब आ जाते हैं हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर। आप लोगों ने लिखा होगा, मतलब आप लोगों को केमिस्ट्री में देखा होगा, ये है ना? यस, क्या आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में? यस सर। ओके, बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जगह मुझे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखना चाहिए, है ना? कर्व, मेनली कर्व। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने एक कंटेनर में गैस ले ली और फिर उसने देख लिया कि टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, है ना? उससे नंबर ऑफ मोल्स उसको पता है कि इतने मोल गैस लिए मैंने, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है। उसने कंटेनर को क्लोज कर दिया, पैक कर दिया पूरी तरह से। अब वो क्या कर रहा है, कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर उसने कुछ ले लिया और उसने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्पीड को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उसने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर स्पीड इंटरवल वर्सेस स्पीड, एक कर्व ड्रॉ किया। और उसी कर्व को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं बेटा, अ प्लॉट, अ प्लॉट या फिर आप बोल सकते हो कर्व ऑफ डी एन अपॉन डीवी। बेटा डी एन अपॉन डीवी का मतलब होता है, ये v छोटा वाला लेना है ना, वॉल्यूम नहीं है ये वेलोसिटी वाला है, मतलब स्पीड वाला है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, ये चीज क्या है, नंबर ऑफ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से लिखने की बजाय आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ढंग से लिख लेता हूँ। अ प्लॉट या कर्व ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, पर यूनिट स्पीड इंटरवल अगेंस्ट, अगेंस्ट स्पीड, अगेंस्ट स्पीड। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डी एन अपॉन डी वी वर्सेस वी। ओके दोस्तों, और यहाँ पर ये एन जो होता है ना, ये किसका फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ स्पीड ओनली, ये स्पीड का ही फंक्शन होता है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे फंक्शन ऑफ वी इस तरह से लिख सकते हैं। समराइज कर दिया अभी तक आपने क्या क्या करवाया, लाइक एकदम ब्रीफ में। हाँ बेटा, मैंने सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला लिखवाए हैं और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ओके अच्छा बेटा, ठीक। या फिर यस सर। हम एक काम कर सकते हैं, इस लेक्चर के एंड में समराइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, इस चैप्टर में क्या है कि ऊपर वाली चीजें इससे लिंक्ड नहीं है, तो लेट अस कंटिन्यू दिस टॉपिक, ओके।
यस सर। चलिए बच्चों, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अ कर्व बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल अगेंस्ट स्पीड is known as Maxwell's distribution curve. Maxwell's distribution curve, ठीक है। अब वो कैसा दिखता है वो सब हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज लिख लेते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओगे मुझे, मेरे पास कोई कर्व है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का कुछ कर्व है यहाँ पर, है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये ऐसा कर्व है। बेटा मैं इसके नीचे का एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई फाइंड, क्या करूँ? इंटीग्रल यस, तो आपको चाहिए एरिया, तो एरिया का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कैन आई से, और y की वैल्यू है एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स, कैन आई डू दैट? यस, यस सर। ओके। तो बेटा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरे कर्व का एरिया चाहिए, जिसपे y एक्सिस पर तो dn अपॉन dv है, और x एक्सिस पर कौन है, v है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन dv, तो है y एक्सिस पर, डॉट x एक्सिस पर है v, यानी कि यहाँ पर dv लिखना पड़ेगा। तो बेटा इससे क्या मिल रहा है आपको? सर एक सेकंड आप ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। इससे भी ऊपर जाना है बेटा? हेलो, नो सर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, n आपको ओनली। नीडेड नहीं है क्या हमारे लिए? क्या हुआ बेटा? तो ग्राफ भी नहीं नीडेड है क्या? बेटा ग्राफ तो मैं अब ड्रॉ करूंगा, अभी तक मैंने नहीं अच्छा, ड्रॉ किया है, ओके। ठीक है। y एक्सिस पर dn अपॉन dv है, ठीक है, और x एक्सिस पर v है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं dn अपॉन dv इंटू dv कर सकता हूँ या नहीं? यस, बेटा dv से dv कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dn मिलेगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dn मिलेगा, है ना। सर ये बेटा वैसे, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, एक मिनट। तो ये किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ये ऊपर जो भी लिखा है ये आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो मैक्सवेल ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने कंटेनर में गैस ली, उनका टेम्परेचर चेंज किया, फिर उसने क्या किया कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए उसने ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया। तो जब उसने ऑब्जर्व किया, अब वही जाने उसने कैसे ऑब्जर्व किया, इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर स्पीड इंटरवल, यानी कि dn बाई dv वर्सेस स्पीड, यानी कि v, इन दोनों का कर्व ड्रॉ करूंगा, ऐसा उसने बोला मैक्सवेल ने। तो लोगों ने बोला कि ठीक है ड्रॉ करके दिखाओ, तो उसने ये कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, कुछ इस तरह से, ठीक है। सर वापस बोलेंगे? हाँ बेटा, मैंने बोला कि मैक्सवेल ने जो कर्व ड्रॉ किया वो मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, पर यूनिट स्पीड इंटरवल वर्सेस स्पीड, ऐसा कर्व उसने ड्रॉ किया, ठीक है। कैसे ड्रॉ किया, एक्सपेरिमेंटली, सर ठीक ये है। गैस के मॉलिक्यूल्स का स्पीड है? हाँ बेटा, यस, कंटेनर में जो गैस भरी है ना उसके मॉलिक्यूल्स हाँ। का स्पीड है, ठीक है। यस सर, समझ गया। या लेकिन आपने पिछले क्लास में बोला था कि मतलब गैस का कोई ऐसे ये स्पीड नहीं रहता, डिफाइंड स्पीड हाँ नहीं बेटा, रहता है, वो मतलब वही वही इधर। बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बेटा उसने क्या किया, उसने अब कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा,
आप देख रहे होगे यहाँ पर आपने कोई कॉइल रखी है और उस कॉइल पर जो टकराने वाले मॉलिक्यूल्स है वो कितने प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना? तो प्रेशर यस सर। एक्सर्ट कर रहे हैं तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता है, आपको ये हाँ पता चल गया कि वो कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, मतलब आपको उसका चेंज इन मोमेंटम पता है ना? हाँ तो चेंज इन मोमेंटम पता है, मास तो कांस्टेंट है, तो आपको पता चल जाएगी वहां से उसकी स्पीड। क्या पता चल जाएगी? स्पीड। समझ में वेलोसिटी, आया? हाँ यस सर। या तो बेटा ऐसे उसने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे तैसे उसको पता चला कि एग्जैक्ट स्पीड तो वो बता नहीं सकता, लेकिन वो ये जरूर बता सकता है कि हाँ, इतनी स्पीड से इतनी स्पीड तक के बीच में मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किए। समझ में आया? उसने बोल दिया कि मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से लेकर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, इस यहां से लेकर यहां तक की स्पीड में मैंने ना टोटल 2000 मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किए। समझ में आया? तो बेटा आप बोल सकते हो कि 2000 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय स्पीड इंटरवल कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड का है। ठीक है, समझ में आया? मेरी बात समझ पा रहे हो? 10 से 12 तक उसने कितना? यस सर। 2000 मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व किए। तो मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, तो उसने अलग अलग स्पीड इंटरवल में इनको फाइंड किया है। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? सर यस सर। मतलब उतने स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं? हाँ, उस स्पीड से कितने मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। ठीक है तो सर इसमें मुझे वाई एक्सेस का यहाँ पे मतलब मतलब समझ नहीं आया बेटा यार, यहाँ पर। लेट से आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना? लेट से आपके हाँ पास 1 लाख मॉलिक्यूल्स है ना? आप हाँ इसको ले लो, 100,000 मॉलिक्यूल्स यू आर हैविंग। ठीक है, अब आप हाँ बोलोगे कि इसमें से 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो अब आप क्या करोगे? आप 100 डिवाइड बाय 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले लोगे कि जहां पर 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो वहां पर ये dn बाई dv यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 5, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है 20, तो यहाँ पर 20। समझ में आया? यस मतलब वो सर। बोल रहा है कि पर यूनिट स्पीड इंटरवल में इतने मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो अब वो धीरे धीरे ऐसे नंबर ऑफ अलग अलग स्पीड पर स्पीड इंटरवल के लिए बात करेगा बेटा, तो उसको अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। समझ में आया? यस अरे सर। यार, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, लेट से यस सर 5 से समझ गया। 10 तक आपको देखना है, तो 5 से 10 में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स आए? तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर लोगे? एरिया फाइंड कर लोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ का एरिया आपको क्या देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंटरवल में टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। सिंपल। यस सर समझ गया। अब ये रहना, एक्सपेरिमेंटली उसने फाइंड या किया था। ये एक्सपेरिमेंटली हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक तरह का हाइपोथेटिकल कर्व है, वो कोई भी उसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकता। वो पता नहीं मैक्सवेल ने कैसा बोला है, उसके लिए तो आपको हायर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। शायद इंजीनियरिंग में आपको कहीं कोई बुक मिल जाए जिसमें ये गिवन होगा। ओके, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, तो आप ये समझ लो कि ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड इंटरवल, और यहाँ क्या है? स्पीड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? हमें पता है एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग वाई डी एक्स करते हैं, है ना? वाई डी एक्स करते हैं। ओके, यहाँ पर वाई एक्सिस पर कौन है? यहाँ वाई एक्सिस पर डी एन अपॉन डीवी है, और एक्स एक्सिस पर कौन है? स्पीड है, तो यहाँ पर डीवी आ जाएगा। बेटा ये डीवी से डीवी कैंसिल हो गया, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डीएन बचा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएन को आप एन लिखोगे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, बात समझ में आई? यस, यस यस सर। सर। यस यस। सर। तो बेटा आप देखो यहाँ पर कर्व को देखो कि स्पीड 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वैरी कर रही है ना? अब मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई मैक्सिमम स्पीड हो, वी डोंट नो अबाउट दैट। ओके, तो वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा। कोई हमसे पूछे कि आपको तो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बताना है, तो आप यहाँ पर लिमिट 5 से 10 डाल दोगे, सर तो आप उसने हाँ, एनवी का कर्व क्यों नहीं बनाया, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड वाई का वैल्यू क्यों रखा? यस बेटा, तो वो एनवी का कर्व नहीं ड्रॉ कर पाया क्योंकि उसको एग्जैक्टली नहीं पता, वो एक पर्टिकुलर स्पीड तो फाइंड कर ही नहीं सकता है ना। ठीक है, हाँ वो स्पीड की एक रेंज ही फाइंड कर सकता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक के मॉलिक्यूल्स के लिए एक एवरेज स्पीड फाइंड कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। या यस और सर। उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ कुछ किया होगा। ठीक है, यस सर समझ गया। या
तो हमारे पास क्या है कि हमारे सिलेबस में जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ये डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है, इसलिए हम लोग ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आप मुझे ऐसे बता सकते हो कि dn अपॉन dv की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? इसकी पीक पर, है ना, इसकी पीक पर। तो बेटा आप बोल सकते हो कि यार इसके पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी ये शो कर रही है कि हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी स्पीड से चल रहे हैं। आई मीन टू से बेटा आप क्या करो, यहां से यहां तक की एक स्ट्रिप खींचो, है ना, ऐसे पूरे में इक्वल इक्वल स्पीड इंटरवल की स्ट्रिप्स खींचो, तो सिर्फ यही एकमात्र ऐसी स्ट्रिप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। यस और नो? यस। इसके यस अंदर सर। एरिया फाइंड कर लो बेटा, तो ये एरिया शो करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप इक्वल इक्वल बहुत सारी स्ट्रिप्स खींचो, यहाँ पर भी खींच ली, यहाँ पर भी खींच ली, इधर भी खींच लो, तो आपको मैक्सिमम एरिया कौन सी स्ट्रिप का मिलेगा? इस वाली का, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड कौन सी है? वीपी। तो वीपी एक ऐसी स्पीड है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इसी स्पीड से चल रहे हैं, वीपी स्पीड से चल रहे हैं। समझ में आया? देखो यहाँ पर देखो बहुत सारी स्पीड्स होंगी, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आप बोलोगे कि 1 मीटर पर सेकंड से 100 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, ओके। 2 मीटर पर सेकंड से 200 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, ओके। 5 मीटर पर सेकंड से 1000 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। लेकिन यहां पर 10 मीटर पर सेकंड से 10,000 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 11 मीटर पर सेकंड से फिर 9,000 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। उसकी बस स्पीड भले ही बढ़ती जा रही है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते जा रहे हैं। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ मिले? किस पर मिले? 10 मीटर पर सेकंड पर। तो इस 10 मीटर पर सेकंड को आप बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट probable speed. It is the speed with which the maximum number of molecules are moving. सर एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आपने बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो हम अगर हाँ 0 बेटा, से 10 तक इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली हमें क्या है एक देखो मैं एरिया आपको एक आएगा। बात बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे उसने 10 मीटर पर सेकंड बोला तो वो क्या करता है, हाँ इस पर्टिकुलर 10 को ले लेता है, ठीक है, और इसके आसपास यानी कि यदि मैं 9.9 भी ले लूंगा और यहाँ पर 10.1 भी ले लूंगा, ठीक है, इस पूरे को मैं हाँ ले सकता हूँ ना, इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड, इनका एवरेज आ जाएगा, राइट। हाँ बेटा इसका स्पीड इंटरवल तो यहाँ से हुआ 9.9 से 10.1, लेकिन मैं इसको पर्टिकुलरली कंसीडर कर सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, है ना। हर जगह इंटरवल तो शो नहीं कर सकते हम लोग। हाँ सर, नहीं तो सर, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हाँ मान लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड है जो आपने लिखा है, और वहां हाँ तक अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सर्टेन एरिया आएगा। तो अगर हाँ आपने वो कर्व के हिसाब से वो नीचे डिक्लाइन हो रहा है, तो अगर उसके हाँ। आगे का एरिया फाइंड करेंगे तो वो तो ज्यादा ही आएगा ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो बढ़ेगा। नहीं बेटा, एक पर्टिकुलर देखो, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं ना, तुम खुद देखो। यहाँ पर बात करूँ तो ये कुछ नंबर ऑफ हाँ मॉलिक्यूल्स आए, एरिया कुछ A1 है। अब मैं अच्छा ऊपर अच्छा, बात एक करूँ तो मिनट। इसका एरिया A2 है, और आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पर तो बेटा इसका एरिया A3 है। तो सबसे अच्छा ज्यादा एरिया मुझे किस लगा कौन सा है? टोटल। A2 अच्छा सबसे मुझे ज्यादा है, इसका मुझे मतलब लगा मैक्स। 0 से लेकर। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा। जीरो से लेकर नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, यस, क्लियर। एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करनी है जिस पर्टिकुलर स्पीड की बात मतलब कर रहे उस हैं वहां स्पीड पर। से इतने सबसे ज्यादा हाँ, मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, यस यस। समझ। तो मतलब वीपी एक ऐसी स्पीड है जिससे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, स्पीड चाहे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, मतलब ये कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। यस सर। या इसके बाद उसने देखा VRMS फाइंड किया, एवरेज स्पीड भी फाइंड किया, तो उसको और आगे चलने पर क्या मिलता है, वो और आगे जाता है और यहाँ पर उसको एवरेज स्पीड मिलती है, तो उसको उसने V बार बोल दिया, सॉरी। अब ये सारी चीजें जो है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली आई, आई डोंट नो हाउ ही कैलकुलेटेड, ठीक है। और उसने RMS स्पीड को भी फाइंड किया, तो RMS स्पीड उसको कर्व पर यहाँ पर मिली, RMS इस जगह पर। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी है इन सब में से? VRMS इज मैक्सिमम। फिर
वी बार यानी कि एवरेज स्पीड वो बीच में आ रही है, और वीपी, वीपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो कम है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या हुआ, वी आर एम एस, सॉरी वीपी, वी बार और वी आर एम एस, इनका ऑर्डर ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ये मैं बाद में नोट करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके दोस्तों, यहाँ पर बस मैंने कर्व में ड्रॉ कर दिया है अभी के लिए। ठीक है, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको ऐसा कर्व मिला। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes. Yes, sir. या ओके, तो यहाँ So what पर is V इस dash? टाइप there is no V dash, only V. Where is V dash? No, so in between VP and VRMS. That is V bar. V bar. It is not V dash. It is V bar. Bar means average. Okay. सर आपने ऊपर वाले फॉर्मूला में अपर लिमिट इन्फिनिटी क्यों लिया? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया गया कि स्पीड 0 से लेकर इंफिनिटी तक वैरी कर रही है, मतलब ऐसा मान लिया कि ऐसे भी मॉलिक्यूल है जो इनफाइनाइट स्पीड से मूव कर रहे हो। हाँ ओके, सर। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मान ली हम। और इनफाइनाइट स्पीड में तो जीरो, मतलब वो जीरो को अप्रोच करेगा ना मॉलिक्यूल्स, हाँ तो बेटा, मतलब वो जीरो इनफाइनाइट को स्पीड अप्रोच में तो करेगा, वो एक भी मॉलिक्यूल नहीं होंगे। या नेग्लिजिबल। यस, यस सर। ओके ओके बच्चों, सो चलिए तो क्या आगे नंबर ऑफ बढ़ते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल्स 1 से कम तो नहीं हो सकता ना? बेटा 1 से कम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है फिर स्पीड इंफिनिटी कैसे जा सकता है? ऐसे बेटा, जीरो से हमने कम जस्ट, नहीं ना हो बेटा सकता ये एक नंबर ऑफ। अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन है। ठीक है, ओके, उसने ऐसा कंसीडर किया। ओके, एनीहाउ जीरो भी नहीं हो सकता है ना? स्पीड जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, तभी जीरो हो सकता है। लेकिन उसने जस्ट मान लिया कि हाँ इस टाइप का कुछ कर्व आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस किस क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ किया, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो एरिया होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज पता होनी चाहिए जो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं उससे पहले। ठीक है, या चलिए, तो इस कर्व का कंक्लूजन क्या निकला, जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ाता जाता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जाते हैं, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं। फिर एक मैक्सिमम, एक वीपी एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पर उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वीपी पर, लेकिन उससे आगे बढ़ते पर यानी कि उससे ज्यादा स्पीड पर यदि वो मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करता है तो वो नंबर में डिक्लाइन होते जाते हैं, और इनफाइनाइट तक बढ़े तो वो और भी ज्यादा डिक्लाइन होते जाते हैं। ठीक है, या तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं, इसका का शेप याद रखना है। ठीक है, और इन तीनों के फॉर्मूलाज आएंगे अभी, वो याद रखने हैं। एरिया अंडर द कर्व नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल have speed, have speed lying within a small range concentrated about the speed corresponding to peak, about the speed corresponding to corresponding The peak. to peak. ओके, तो ये स्पीड कौन सी है बेटा,
या आपको दिख रहा है ये एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, एक्चुअली उसने एक रेंज ली है, इस वीपी के आसपास की रेंज ली है एक छोटा सा, ठीक है। तो उसमें उसने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पीक ऑफ द कर्व, एंड इसी स्पीड को क्या बोला बेटा, द स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। द स्पीड is called most probable speed। सर तो ये कर्व चेंज होगा अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करें? हाँ, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कर्व का शेप चेंज होता जाएगा, ठीक है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रहेगा। क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो सेम मॉलिक्यूल उतने ही है यस, ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट ही रहेगा। तो वो मैं लिखवाऊंगा, अभी दे रहे उसमें, है ना, ठीक है। ये नोट करो पॉइंट। कर्व ड्रॉ किया सबने? यस Yes. सर। नहीं नहीं सर, एक सेकंड सर। पहले ये कर्व ड्रॉ कर लो, फिर वो पॉइंट लिख लो। पैर के नीचे से। क्या हुआ बेटा? यस बेटा इस पूरे का डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपको डीएन दिख रहा है ना, डीएन अपॉन डीवी, ये उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करके उसने एक इक्वेशन डिराइव की थी। ओके, आर यू गेटिंग? उसने एक इक्वेशन डिराइव की थी और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको सारी चीजें मिल रही थी। ओके, हम लोगों की सिलेबस में वो इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ पाए? आगे बढ़े। Yes, sir. यस, चलिए, तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के ब्रैकेट में वीपी लिख लेना आप, है ना, या फिर हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बेटा वो वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं वीएमपी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर दैट इज रूट ऑफ 2 kT, k फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बाय स्मॉल m। बेटा हम लोग पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसलिए मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लिया है हमने, ठीक है। या सो रिमेंबर दिस, ठीक है। जैसे आरएमएस स्पीड का था उसी टाइप से ये भी है, तो यहाँ पर √2 kT/m। ओके, नाउ ये तो आपको आ गया। अब इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज एवरेज। एवरेज, या फिर आप इसको मीन स्पीड भी बोल सकते हो, एवरेज या फिर मीन स्पीड। ओके, तो उसी उसी डेरिवेशन का मतलब जो इक्वेशन उसको मिली थी, उसी से उसने फाइंड किया, और हमारे सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है v बार इज इक्वल्स टू √8 kT बाय पाई इंटू स्मॉल m, ठीक है, दैट्स ऑल। और वीआरएमएस का तो आपको पहले से पता है, वीआरएमएस तो आपको पहले से पता है कितना होता है, बोलिए। सर, के भी कोई कांस्टेंट है क्या? बेटा केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा हाँ, वो आपने बताया प्लीज। या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको वीआरएमएस लिख तो सकते यहाँ हैं। पे जो आपने एम यूज किया सर, वो क्या नोट कर रहा है सर? मॉलिक्यूलर मास? नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, वी कैन से इट इज द मास ऑफ द, वी कैन से मॉलिक्यूल बोल सकते हैं वैसे, वी तो कैन उसको से फिर इट टू इज आर टी मास। बाई एम भी लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास। क्या बेटा? सर उसको हेलो, √2RT बाय मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं ना, नहीं नहीं मोलर नहीं, मास। एक मिनट, या इट इज द मास ऑफ द गैस ओनली। ओके ओके, सर। मतलब उस कंटेनर में कितनी गैस है उसका मास है ये, ठीक है।
एक मॉलिक्यूल का नहीं, मास ऑफ द गैस इन द कंटेनर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके बाद स्मॉल m जो है वो मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट का वैल्यू में याद नहीं रखना है। याद रखना है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। वैसे तो देखो जनरली जेई वालों को तो दिया होता है उसका वैल्यू, ठीक है, लेकिन बेटा आपको याद रखना है, मैंने आपको लिखवाया था, याद है? हाँ सर। 1.38 इंटू 10⁻², -23। या बेटा मास ऑफ गैस, और टी तो क्या है बेटा? 1.38 into 10 raised to power हेलो, -23। नहीं नहीं कोई और बताएंगे? मतलब ऐसा यूनिट में बोल रहे हैं ना, तो ऐसा यूनिट में तो या ऐसा यूनिट के लिए ठीक है, के बी इज इक्वल्स टू 1.38। इसके आगे भी कुछ कुछ होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, है ना? हाँ ठीक है, 10⁻23 मीटर स्क्वायर पर केजी केजी सेकेंड इनटू स्क्वायर पर सेकंड। केल्विन। हाँ। ओके, अच्छा इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको वॉट जूल वगैरह में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि पीवी इज इक्वल्स टू, लेट्स से आपको इसकी यूनिट नहीं पता, तो पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी, ये ले लो, है ना? अब ये पीवी जो होता है ये हमेशा जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल। और ये क्या होता है? केल्विन होता है। तो आप डायरेक्टली इसको जूल पर केल्विन भी लिख सकते हो। आर यू गेटिंग? Yes, sir. या, जस्ट डायरेक्टली राइट हियर जूल पर केल्विन, दैट विल बी इजी फॉर यू, है ना बच्चों? तो जूल पर केल्विन ये बेस्ट फॉर्मूला है, ये वैल्यू है, आपको याद रखना है एसआई यूनिट में। और दूसरी यूनिट में याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको दिया होता है, ठीक है? ये आपको जनरली क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा या क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें ये लिखा होता है, मतलब आपको लिखा मिलेगा कि ये वैल्यू लेनी है, बट स्टिल यू रिमेम्बर। अनफॉर्चुनेटली यदि गिवन नहीं हुई तो सर एडवांस में गिवन नहीं रहता है जनरली, आई गेस। मेरे ख्याल से एडवांस में गिवन रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, वो डिपेंड करता है पेपर सेटर पर, यदि उसकी इच्छा होती है तो वो दे देता है, नहीं तो नहीं भी देता है, ठीक है ना? क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ये आ गया सबको? आगे बढ़े। Yes, sir. गुड। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे तीनों फॉर्मूला, ठीक है? पता नहीं क्वेश्चन तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया तो इसके बेसिस पर आप इनका ऑर्डर बता सकते हैं। क्या बताएंगे ऑर्डर? सबसे ज्यादा कौन है? आरएमएस सबसे ज्यादा है, फिर एवरेज स्पीड, और उससे कम कौन है? मोस्ट प्रोबेबल, मतलब वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल की सबसे कम होती है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इसी स्पीड से चल रहे होते हैं। ओके, ठीक है बच्चे लोगों, Yes, sir. गुड। यस सर। चलिए, तो अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को मैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ करता सर हूँ। वो तो उसको एक इनइक्वालिटी क्वेश्चन, आपने क्या लिखा है कहाँ पर बेटा? ऊपर? ये ये इनइक्वालिटी। बेटा ये ग्रेटर देन का सिंबल है। हाँ मतलब ये क्या है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बेटा आरएमएस स्पीड की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा एवरेज स्पीड से ज्यादा होती है, और अच्छा। एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होती है। ये यहाँ से कर्व से आया, देखो ना, हाँ सर मोस्ट समझ। प्रोबेबल यहाँ मिलता था, एवरेज यहाँ मिलता था, और वीआरएमएस यहाँ मिलता है। तो बेटा इस एक्सिस पर जैसे राइटवर्ड बढ़ते जाओगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ना, यस सर। यहाँ तो इसलिए आरएमएस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है सबसे। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। बेटा यहाँ पर √2 की वैल्यू 1.41 होती है, यस और नो?
Yes, sir. 1.4 और बाकी सारी वैल्यू सेम। ओके, यहाँ पर 8/पाई, 8 के नीचे 3 है, डिवाइड करोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, राइट? Yes, sir. तो इसका मतलब वो इससे तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा, 1.5 समथिंग के आसपास आएगा, और बाकी सारी चीजें सेम है। और यहाँ की बात करो, √3 की वैल्यू 1.7। यस, तो सबसे Yes, ज्यादा sir. ये आता है हमेशा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, फॉर सेम टेम्परेचर। ओके, तो ये सिर्फ इसका ऑर्डर लिखवाया था मैंने, जो हमेशा सेम रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, which curve is drawn at higher temperature, या for higher temperature of gas, higher temperature of gas। बेटा मैं आपको, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विच टेम्परेचर इज ग्रेटर, है ना, या फिर ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर आपको फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। बेटा मैं दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये कर्व है, और ओके दोस्तों, तो आप Yes. ये समझ लीजिए कि ये कर्व जो होगा और भी ज्यादा स्प्रेडेड होगा, ठीक है, समझ गए हम लोग, या ऐसे कुछ। तो फर्स्ट वाला जो कर्व है, ये कर्व नंबर 1, जिसको T1 टेम्परेचर के लिए ड्रॉ किया गया, और ये जो सेकंड वाला कर्व है बेटा, इस सेकंड वाले कर्व को किसी T2 टेम्परेचर के लिए ड्रॉ किया गया। तो T1 और T2 में कौन ग्रेटर होगा, ये आपसे पूछा गया है। यस, T2 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 is greater than T1, how you decided? तो ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा वो रहेगा ना, मतलब Yes, और स्पीड ओवरऑल वो ज्यादा बन गया रहेगा। उसका ग्राफ। वेरी गुड। आप क्या करो, इन दोनों का वीपी ड्रॉ कर लो। तो इसका वीपी यहाँ आ जाएगा, तो VP1, और इसके लिए वीपी यहाँ कहीं आएगा, तो इसके हाँ, लिए आ गया VP2। तो आप बोलोगे VP1 इज ग्रेटर देन VP2, और मुझे पता है VP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, या यस और नो। तो इसका यस, मतलब आप बोल सकते हो T1, सॉरी, यहाँ पर VP2 इज ग्रेटर देन VP1, है ना, ये 2 ग्रेटर है 1 से, या तो T2 इज ग्रेटर देन T1। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, ओवर So, आंसर। VRMS is greater than V हाँ, bar कोई is भी greater आप than ले VP. सकते हो, लेकिन बेटा सबसे आसान कौन सा है ड्रॉ करना? पीक, है ना, पीक को हम हाँ आसानी से देख पाते हैं किसी भी कर्व में, तो VP ड्रॉ करना आसान है ना। यस हाँ, तो सर वो वाला जो ये आपने लिखा है वो कोई भी टेम्परेचर के वैल्यू के लिए सही है। बेटा, एक्चुअली क्या है, T1 लेट से 5000 केल्विन है, T2 लेट से 10,000 केल्विन है, ऐसा मान लिया, हाँ हाँ, है ना। तो उनके लिए इस तरह के कर्व मिलते हैं, ठीक है। यस सर, देखो, समझ गया। आपने T1 की कुछ वैल्यू ले ली, मतलब आपने लेट से 5000 केल्विन ले लिया, तो उसके लिए आपको फर्स्ट कर्व मिलता है। फिर आपने हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेट से 8000 केल्विन ले लिया, उसके लिए आपको सेकंड कर्व मिलता है, ठीक है। यस सर। या तो आपको वो डेटा गिवन नहीं है, आपको सिर्फ कर्व गिवन है, और पूछा है कि कौन सा वाला ज्यादा मतलब कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप क्या कर लोगे, पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड देख लोगे, तो आपको पता चल गया कि V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका मतलब सेकंड वाले की टेम्परेचर जो है फर्स्ट से ज्यादा होगा। दैट्स इट, ओवर, फिनिश, खत्म कर लोगे। यस या बट यहाँ पर लिख लेना एक पॉइंट इसी सॉल्यूशन में, बट एरिया अंडर द curve is same for both the curves, for both the curves. Because
number of molecules constant, number of molecule in the container are constant, सेम है वो, ठीक है, दैट्स इट। ओके बच्चों, यस सर। गुड, आगे बढ़े। ये तो हो गया मैक्सवेल एक बार डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करने का टाइम दो ना। हाँ जी, बिल्कुल बच्चों, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क डाल देना, मतलब हमेशा आपको रिवाइज इसको करना ही है एक बार, ठीक है। कहाँ से करना है नोट बेटा, यहीं से या ऊपर भी? नहीं सर, यही वाला क्वेश्चन। हम्म, चलिए, इसके बाद अपने पास बच रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर आपको इससे कैसे पता चला कि T2 और T1 में से कौन बड़ा है? बेटा मैंने तो क्या किया, पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड देख ली। हाँ देखो ना, मैंने यही तो बताया सॉल्यूशन में, मैंने पीक देख लिया, फर्स्ट वाले का पीक यहाँ पर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाँ स्पीड सर। को मैंने यहाँ v1 ड्रॉ कर दिया, और दूसरे वाले यस के पीक के सर। कॉरेस्पॉन्डिंग v2 ड्रॉ कर लिया, v2 इज ग्रेटर देन v1, इट मींस t2 इज ग्रेटर देन t1। यस सर। या यही तो क्वेश्चन था, ओके। डन बच्चों? हाँ सर, नीचे स्क्रॉल करो। यस, तो ये वाली लाइन लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको याद हो गई होगी अब तक तो। सर ये लास्ट वाला ना? हाँ, अब अपने दो ही टॉपिक और बचे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये And- चैप्टर कंप्लीट उसके बाद? हाँ बेटा, मतलब ये सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट हुआ है ना अभी तक। अच्छा मुझे लगा कि पूरा। नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पूरा को पूरा थर्मल फिजिक्स है, मतलब काफी लंबा चौड़ा है। हाँ सर, केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कब आएगा? बेटा वो ये पूरा वैसा ही है, केमिस्ट्री, और यहाँ देखो बात वही है, एक ही चीज ली है इन लोगों ने, बस इन्होंने ना क्वांटिटीज को चेंज कर लिया। मतलब हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं वर्क डन बाय गैस, तो वो वहां पर बोल देते हैं वर्क डन ऑन द गैस, तो इसलिए साइन चेंज हो जाता है, ठीक हाँ है। बाकी यस चीज सर। सेम ही है बेटा, क्योंकि कोई लॉ को थोड़ी बदल सकता है, बदल सकता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। या एक साइंटिस्ट ने लॉ दे दिया, मतलब वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, लोग उसको मतलब एक्सप्लेन अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। कान को, लेफ्ट वाले ईयर को या तो लेफ्ट हैंड से डायरेक्टली पकड़ लो, या फिर सिर की दूसरी तरफ घुमा के राइट हैंड से उसको पकड़ लो, लेकिन पकड़ना तो कान ही है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटेड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, राइट डाउन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको ये दिखाती है कि आपकी एनर्जी जो है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो है, वो आप कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे सकते हो, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। आर यू गेटिंग? तो आपके पास तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, आप बोलोगे अरे हमारे पास तो 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं, है ना बेटा। मैं यहाँ पर आपको आपको रोटेशनल मोशन पढ़ा दिया क्या? नो हेलो? सर। नहीं सर। नो नो सर। सर। नहीं। नो, ओके कोई बात नहीं। तो बेटा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। मान लिया ये मोनोएटॉमिक गैस, ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, और ये पॉली, इसको पास में ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले मैंने लिया है मोनोएटॉमिक,
फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डायटोमिक, आपको अभी नहीं लिखना है, ठीक है। फिर ये मैंने ट्राइएटॉमिक लीनियर ले लिया और ये ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर ले लिया, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल बोलिए। हीलियम, हीलियम, यस, ओके। डायटोमिक NO2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, N2 है ना, नाइट्रोजन, हाँ भाई ऑक्सीजन, N2 गलती से। हाइड्रोजन, बहुत सारे हैं Yes, ना। हाँ, ट्राइएटॉमिक लीनियर CO2 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 है ना, CO2, ये ट्राइएटॉमिक लीनियर हो गया, ओके। अच्छा बेटा, अब ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का कोई एग्जांपल? water, NH3 water, NH3 ले सकते हो, यस। वाटर भी ले सकते हो, यदि वाटर वेपर की सर बात गैस करो नहीं तो है वो ना भी आप सर, ले सकते NH3 पॉलीएटॉमिक हो जाएगा ना। हो। हाँ चलेगा, पॉलीएटॉमिक भी ले सकते हो उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो सॉरी, यहाँ पर H2O की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सर मीथेन भी ले सकते हो आप। हाँ मीथेन ले सकते हो, वो पॉलीएटॉमिक आ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राइएटॉमिक की जगह पॉलीएटॉमिक लीनियर और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर लेना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेटा सबसे पहले मैं इस सबको नोट नहीं करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यस बेटा एक बात बताओ, ये पार्टिकल कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है ना। वो पार्टिकल की मोशन कंप्लीटली रैंडम होती है, मतलब कभी एक्स एक्सिस, कभी वाई एक्सिस, कभी जेड एक्सिस, कभी बीच में कहीं। तो आप कंपोनेंट्स ले सकते हो। तो बेसिकली आप बोलोगे कि एक मॉलिक्यूल जो है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो 3 डायरेक्शन में चल सकता है। यदि मैं हर एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं 3 एक्सिस कंसीडर कर सकता हूँ, 3 डायरेक्शन कंसीडर कर सकता हूँ। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैं 3 टाइप से लिख सकता हूँ। वैसे काइनेटिक एनर्जी एक ही होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट आप सभी जानते हो, क्या जानते हो? v square is equals to vx square plus vy square plus vz square. You know that, yes or no? यस सर। Yeah. vz k cap, तो मतलब आपको ये चीज पता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 डायरेक्शन में हो सकती है, ट्रांसलेशनल की, वो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है? बोलो, कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हैं? 3, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। तो इसके लिए आ जाएंगे 3। सॉरी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे बेटा? 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख लोगे। इसके लिए भी 3 एक्सिस है, इसके लिए भी 3 एक्सिस है और इसके लिए भी 3 एक्सिस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में शो कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब रोटेशन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ कि एक बॉल है, ये अपने एक्सिस के ऐसे रोटेट कर सकती है, और एक्सिस यदि ऐसे हो तो ये इस तरह से रोटेट कर सकती है, और परपेंडिकुलर टू प्लेन हो तो ये इस तरह से भी रोटेट कर सकती है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन यदि एक्सिस है तो, ठीक है। तो मतलब एक बार एक्सिस आप एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर सकते हो, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर सकते हो, और एक बार जेड एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर सकते हो। यस और नो? बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी कंसीडर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। यस Yes, sir. यस। बट बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो। यस और नो? Yes, sir. या तो आप बोल सकते हो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। और बेटा जो आई होता है ना, दिस इज Moment of कॉल्ड inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं? Moment of मोमेंट inertia. ऑफ इनर्शिया। और बेटा एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। समझ रहे हो? एक स्फीयर के लिए यदि एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है तो हम उसको I इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू आर स्क्वायर, मतलब इसका मास इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ प्रोपोर्शनल होता है, ये बता रहा हूँ। ओके Yes, sir. समझ गए? हेलो
यस यस सर। अब बेटा मैंने बोला कि मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना है, मतलब उसके रेडियस को भी नेग्लेक्ट करना है। यस ओके। यस सर। वो मॉलिक्यूल जब बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये पॉइंट साइज है, और आपने ऐसे एक्सिस कंसीडर कर ली, तो बेटा इसकी रेडियस ऑलमोस्ट 0 है। ऐसी कंडीशन में एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग, तीनों के अलोंग आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो 0 लिखोगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप 0 यहाँ पर ले रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई? सर वापस एक्सप्लेन कर देंगे क्या? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास कुछ एक बॉडी है और यहाँ से एक एक्सिस जा रही है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, और मास m है, तो मैं बोलूंगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलूंगा? I इज Yes. प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर, ऐसे बोलूंगा। अब मैंने Yes, बोल sir. दिया कि ये जो रेडियस है ये नेग्लिजिबल है। बेटा नेग्लिजिबल है तो ये पूरी तरह से एक्सिस पर हो गया, रेडियस उसकी नेग्लिजिबल है, 0 है ऑलमोस्ट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बताया था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी 0। तो एक्स एक्सिस के लिए भी 0, वाई के लिए भी 0, जेड एक्सिस के लिए भी 0। ठीक है, सर तो मतलब वो कितना भी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर ले वो कोई फर्क उसका। नहीं पड़ता। हाँ, यस मोनो एटॉमिक के लिए तो आपको 0 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे No. बढ़े? नो बेटा ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ाने के बाद छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, या नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने मतलब मोनो एटॉमिक के ये निकालने के एप्लीकेशन क्या है? मतलब उससे हमें क्या मिलेगा वो बेटा निकाल उसको के? हम आगे फॉर्मूलाज में यूज करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी कैसे यस फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। या तो बेटा आपको पता चल गया कि मैंने कैसे फाइंड किया, 0 कैसे आया मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, तो ये आ गया 0। अभी नेक्स्ट वाला कौन है? डायटोमिक। डायटोमिक के लिए देखना है बेटा। डायटोमिक के लिए देखो, एक और ये दो मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिए, एक दोनों मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो बेटा बॉन्ड की जो लेंथ है उसको नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते। मान लिया कि आपका एक्स एक्सिस इसके अलोंग है, बॉन्ड के अलोंग, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड। तो बेटा ऐसे में आप क्या करोगे? आपका आई जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू एक तो रेडियस का स्क्वायर, है ना, तो k इंटू रेडियस ऐसे लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर c कोई भी कांस्टेंट है ना, और ये इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा इसकी रेडियस को तो हम नलीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। बॉन्ड लेंथ तो डिफाइंड है, केमिस्ट्री में भी फाइंड करते हो ना बॉन्ड लेंथ वगैरह। हाँ यस, या तो इसलिए आप क्या करोगे कि इसको आप एक बार 0 भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी स्क्वायर की वजह से कुछ तो वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो तो 1 होगा सर। ऐसी कंडीशन में देखो, आप पहले एक्स एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर आ गए तो 0। क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ओके, मेरी बात समझ पाए? लेकिन आई वाई की बात करूं तो नॉट इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि वाई एक्सिस से डी डिस्टेंस पर दूसरा मॉलिक्यूल है, तो दूसरे पहले मॉलिक्यूल की वजह से चाहे 0 आ जाए, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से नॉन 0 आएगा, और जेड एक्सिस की वजह से भी बिल्कुल सेम नॉन 0। मतलब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, मतलब दो एक्सिस ऐसे हैं जिनके अलोंग यदि हम लोग एक्सिस कंसीडर करके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसलिए इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। क्या आप इसको समझ पाए? आप हेलो आई वाई और आई जेड को वापस समझा सकते हो सर। बेटा, देखो एक मॉलिक्यूल है इस तरह का बेटा, यदि एक्स एक्सिस इसके अलोंग है, किसके? बॉन्ड के अलोंग, तो बेटा ये वाला भी इसी एक्सिस पर आ गया और ये वाला भी, दोनों के दोनों एक्सिस पर ही आ गए, है ना? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आई एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस और नो? कोई डाउट? क्यों सर? तो एक्स की तरफ भी तो रेडियस होगा ना, इवन दो वो एक्सिस पे है, वो तो स्फेरिकल बेटा टाइप पे है। बेटा पर उसकी रेडियस तो नेग्लिजिबल है ना, तो यहाँ पर तो रेडियस पर ही डिपेंड कर रहा है ना। ओके, सर तो बॉन्ड डिस्टेंस भी एक्स एक्सिस में ही है ना एक्चुअली सर? देखो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर
डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट एक्सिस से परपेंडिकुलरली कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, है क्या? नो सर। नो, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, ठीक है। अब सर तो हमने y अज्यूम कर लिया कि वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। यस बेटा, अब देखो यहाँ पर देखो, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी फर्स्ट मॉलिक्यूल। अभी सेकंड मॉलिक्यूल के लिए देखे बेटा, ये यहाँ पर है ना, मतलब फर्स्ट एटम के लिए तो 0, सेकंड एटम के लिए देखें तो ये डी डिस्टेंस पर है, मतलब आपको समझ में आ गया कि y एक्सिस के अबाउट जो है नॉन जीरो मिलने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि एक तो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ डिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो? Iy is proportional to distance of the mass distribution from the axis, okay? बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, और यहाँ पर z एक्सिस बेटा, z एक्सिस परपेंडिकुलरली होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस की ये भी d है, तो यहाँ पर भी iz इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, इसका मतलब iz इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया कि यदि y को एक्सिस कंसीडर कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको नॉन जीरो मिल रहा है, और z को एक्सिस कंसीडर कर रहे हो तब भी नॉन जीरो मिल रहा है, लेकिन x एक्सिस के को यदि आप एक्सिस कंसीडर कर रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है। यस, समझ पाए? यस सर। यस तो बेटा डायटोमिक जो है, डायटोमिक तो हमेशा लीनियर ही होता है, उसको तो नॉन लीनियर आप कर नहीं सकते, तो इसका मतलब जो है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। समझ गए? यस सर। सर तो हमें y और z एक्सिस में उसका रेडियस थोड़ी पता है। नहीं, रेडियस से मतलब नहीं बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस तो पता है ना, बॉन्ड लेंथ तो पता है ना। हाँ सर। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ की वजह से आ जाएगा। रेडियस देखो, जब हम एक अकेले स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो रेडियस पर हाँ डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ लेकिन हम लोग एक साथ दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो रेडियस पर भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। और बेटा डिटेल में आप सीखोगे रोटेशन चैप्टर में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आपको रोटेशन अभी नहीं आता है, वो आएगा तो आपको ऑटोमेटिक फील आ जाएगी, ठीक है ना। आपने d कैसे निकाला? लाइक बेटा डी इज बॉन्ड लेंथ, वो तो पहले से डिफाइंड होता है ना, बॉन्ड लेंथ केमिस्ट्री में नहीं फाइंड करते थे हाँ 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 कि हाँ आप, सर। हाँ, यदि आप H2O लिख रहे हो तो आपको पता है कि इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, पता है हम लोगों को पहले से, मतलब मुझे नहीं पता लेकिन केमिस्ट्री में लिखा होता है, ठीक है। यस हाँ सर। जी। तो बेटा अब इसी तरह से मैं ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए फाइंड करना चाहूँ, तो आप ही बताओ कितना होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? सर 2। वेरी गुड, 2। एक्स एक्सिस इसी के लॉन्ग कंसीडर कर लो, वाई आप ऐसे कंसीडर कर लो, जेड ऐसे कंसीडर कर लो, चाहे आप फर्स्ट मॉलिक्यूल पर ले लो, चाहे लास्ट पर ले लो, चाहे बीच वाले पर ले लो, हमेशा कुछ ना कुछ वाई और जेड के लिए नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक्स के लिए 0 वैल्यू मिलेगी। यस यस यस, तो इसका मतलब आपको 2 एक्सिस नॉन जीरो वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन एक एक्सिस आपको 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। लेकिन ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करूं, तो एक्स एक्सिस इसके अलोंग कंसीडर कर लो, तो y इसके अलोंग आ जाएगा और z ऐसे आ जाएगा। तो बेटा देखो, यदि आप x एक्सिस को लेते हो तो ये y एक्सिस वाला मॉलिक्यूल जो है वो नॉन जीरो वैल्यू दे देता है, ओके। y एक्सिस के अलोंग यदि एक्सिस कंसीडर करते हो, x वाला नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो अब z एक्सिस के अलोंग कंसीडर करोगे तो x और y दोनों ही किसी डिस्टेंस पर है, तो वो भी नॉन जीरो देंगे, इसका मतलब 3। गॉट इट? समझ पाए? तो ये डिस्टेंस यस सर। फ्रॉम द एक्सिस पर डिपेंड करता है, ओके। तो हमें सिर्फ ये टेबल याद रखना है। आपको टेबल भी नहीं याद रखना है, आपको तो बस फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो याद रखना है। तो हम बोलेंगे, सॉरी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर टोटल डिग्री और ऑफ सर फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया, मतलब उसका वीक का वैल्यू कैसे चला? बेटा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी पार्टिकल मूव कर सकता है, वाई के अलोंग भी कर सकता है और जेड के अलोंग भी कर सकता है, यस और नो, यस सर। है ना। तो उसकी अच्छा काइनेटिक सर एनर्जी तो हम 3 एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं ना। यस यस यस। और ये 6 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, तो मैं सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में लिखवा देता हूँ, फिर आपको ये लिखना है ना। तो पहले लिख लो बेटा, जल्दी से डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में लिख लो। टोटल
नंबर एक ऑफ, एक सेकंड, हाँ जी, independent, total number of independent coordinates, total number of independent coordinates which must be known to, which must be known to completely specify the position and configuration of dynamic system. सर मैं रिपीट कर सकता हूँ? एक मिनट बेटा, मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा ही है बेटा, इससे आपको वो समझ में नहीं आता है, ठीक है? आप अपनी भाषा में याद रखो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो याद रखो। हम किसी भी पार्टिकल की या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में लिखी मिलती है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच मस्ट बी नोन टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायनेमिक सिस्टम is known as degree of freedom, ठीक है बेटा? एक बार तो ये डेफिनेशन लिख लो, फिर अपनी लैंग्वेज में अपन लिख लेंगे, ठीक है? बेटा ये क्या है? मोनो एटॉमिक। ये वाला कौन सा है? डाई टेबल पे एटॉमिक। करना है, क्या हुआ बेटा? टेबल। रुको बेटा, अभी अपनी वाली डेफिनेशन और लिखवा रहा हूँ, है ना? ओके, ठीक है, देखिए ये लिख दिया आपने, डेफिनेशन लिखी बेटा? हेलो, यस सर। यस Yes, sir, बेटा, table अब इसके नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए दैट इज सर तो मोनो एटॉमिक एटम मूव ही नहीं कर सकता है एक पर्टिकुलर बेटा, एक्सिस में। नहीं नहीं, वो रोटेट करता है लेकिन उसका रोटेशनल अच्छा एनर्जी जो होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझ रहे हो? अच्छा। कहने का मतलब तो ये है। बेसिकली जो आपने नंबर लिखा है 3 2, ये मतलब नंबर ऑफ एक्सिस हाँ है ना जिसमें हाँ, नंबर ऑफ ट्रांस। एक्सिस है, वही तो बोल रहा हूँ। यस बेटा, नंबर ऑफ एक्सिस है, ठीक है? यस सर। या तो अब इसके बाद लिखिए दैट इज टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स total number of independent coordinates along which क्या सर? total number of independent coordinates along which the kinetic energy can be expressed, along which the kinetic energy can be expressed, ठीक है? राइट, या बस इतना ही लिखना है। अब ये जो टेबल बना रखी है कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है? ये जो टेबल बना रखी है बेटा, इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप।
कि बच्चों ये सर कॉपी अगर हो करने के गया बाद हो हाँ यू कैन लीव। सर ये मतलब हम लोग का पूरा केटीसी खत्म हो गया। नहीं बेटा, एक थोड़ा सा और बाकी है, आधे घंटे का, ठीक है। तो सर इसके ऊपर होमवर्क है क्या कोई? नहीं, कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। सर लाइक आप बता सकते हो कौन सा बुकलेट और HC वर्मा से क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि हम लाइक साथ के साथ होता रहे। हाँ सर वही। बेटा इसके लिए आपको देखो, ये केटीजी पूरा हो जाता है, उसके बाद बेटा केटीसी से आपको कुछ नहीं रहेगा, मतलब आप ये समझ लो कि बहुत रेयरली सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में आप मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है मतलब? मतलब वो मिलेंगे पर बीच बीच में कहीं मिलेंगे आपको, है ना, बीच हाँ बीच सर। में ही मिलेंगे, इसलिए आप सर उस एक पर सेकंड, शुरू का समराइज कर सकते हैं क्या? बेटा आप ये बोल सकते हो कि ये चैप्टर ना एक सपोर्टिंग चैप्टर है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, या फिर आपको कोई थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन में कहीं बीच में इसकी इंफॉर्मेशन यूज की हुई होगी, ठीक है। सर शुरू का जो लेक्चर में आपने लिखवाया था एक बार वो आप दिखा सकते हैं? हाँ जी। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ये सारी चीजें एक बार मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि कम करना पड़े स्क्रॉल। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ले लो सर। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है, ओवर। यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, यस सर। फिर नेक्स्ट ये, यस सर। के बाद ये, 1 सेकंड। यस सर। देन हाँ सर, यहाँ मैक्सवेल्स से लिख इक्वेशन। लूँ। यहाँ से या हो गया सर। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। मेनली तो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, ये वाला तो जो सपोर्टिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय Yeah. सर, थैंक यू सर।